अगर वीडियो देखे हो तो ये बात तो तुमको समझ में आ गया होगा कि मोल के सिस्टम में एक मोल का मतलब संख्या के रूप में कितने परमाणु हो जाते हैं 6.02 गुने 10 पे पावर 23। आज के समय में इसको एवोगाद्रो संख्या या फिर एवोगाद्रो स्थिरांक के नाम से भी जाना गया है। इसको एक और चीज़ बोला जाता है एवोगाद्रो कांस्टेंट और इसका वैल्यू कितना बताया गया बाबू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। इतना हम लिखे हैं, शायद हम ये वीडियो में इतना लिखे हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यही है। क्लियर हो गया बात। अब कल का जो वीडियो तुम देख लिए हो, अब वहाँ से आगे न्यूमेरिकल्स शुरू होगा। वीडियो देखना बहुत ज़रूरी था, बोला ज़रूरी था। मोल समझते हैं क्योंकि मैथ तो कल ऐसे भी हम बता सकते थे। कल का जो पढ़ाई हो रहा था उसमें भी हम तुमको सिर्फ मैथ बता सकते थे, लेकिन तब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ध्यान मैथ पर रहता, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सीखते। आज हम लोग मैथ को सीखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। चलिए अब ध्यान से देखते हैं और उसमें भी समझाते चलेंगे। जैसे ही मोल आएगा ना तो समझा दिया जाएगा। पहला नंबर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1 तुम देख रहे हो। पेज नंबर 54 पे जाओ सब। पेज नंबर 54 आगे 54 नंबर पेज में रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित प्रश्न है। उस प्रश्न को तुम लोग देखो पहले। क्या प्रश्न कह रहा है? 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 2.19 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। बताएं कि ये आंकड़े पदार्थ की अनश्वरता के नियम की पुष्टि करते हैं या नहीं करते। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब ये तो तभी बनेगा ना जब आपको यह समझ में आएगा कि पदार्थ की अनश्वरता का नियम क्या है। सही। तो पदार्थ की अनश्वरता का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान बदलेगा नहीं, द्रव्यमान वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। यह है पदार्थ की अनश्वरता का नियम। सही है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में, जो ये प्रश्न पूछा है इसके हिसाब से भी हम तुमको समझा सकते। देखो थ्योरी था, वहाँ तुमको लिख दिया गया, वहाँ तुमको बता दिया गया, वो झमेला ख़त्म हो गया। अब इसकी अतिरिक्त बात हो रही है। सही है ना। अब ध्यान से समझो कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन में बोला कि कुछ मात्रा दिया गया है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। कितना दिया गया है? कोई लेना देना नहीं है, कुछ मात्रा है। और उस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा गया। किसमें तोड़ा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सही है बात। कैल्शियम कार्बोनेट का मात्रा कितना था? 5 ग्राम। सही है। टूटने के बाद कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला? 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला? 2.1 ग्राम। सही है। अब ध्यान से देखो बाबू, तो अभिक्रिया में जो भाग ले रहा होता है ये, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? 1.9 है बाबू। अच्छा नहीं, हमको 1 बोला गया बाबू, इसीलिए 1.9 ग्राम। सही। अब ठीक है। ये है अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले को क्या बोलते हैं? उत्पाद। कस के बोला करो ताकि सुनाई दे और वीडियो में भी रिकॉर्ड हो, ताकि लगेगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। एक तो ऐसे से ताकते रहते हैं तो वीडियो में हमको खुद देखने में लगता है कि किसको ताक रहे हैं इधर उधर, क्योंकि तुम लोग का चेहरा नहीं आ रहा होता है। बात नंबर 1। और दूसरा ये जवाब आता हाँ सही बोले, तो अब यहाँ पर वीडियो में केवल जाता है सही बोले, क्या बोले पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो। जय माता दी कौन बोलेगा? गधों। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वहाँ पर ध्यान से, पदार्थ की अनश्वरता का नियम यह कहता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा। शुरू में भी रहेगा, अंत में वही रहेगा। देखो तो अभिक्रिया के पूर्व बनाएंगे कैसे? तो अभिक्रिया के पूर्व वाले क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। लिखेंगे अभिकारक। और अभिकारक कौन है? CaCO3। अभिकारक का द्रव्यमान कितना है? अभिकारक का द्रव्यमान 5 ग्राम। बात खत्म हो गया।
अब अभिक्रिया के बाद क्या बना? उत्पाद। तब आएंगे उत्पाद को पढ़ेंगे, लिखेंगे उत्पाद। उत्पाद है तो उसका लिख दिया जाए, कौन कौन सा चीज़ उत्पाद है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का द्रव्यमान। देखो यार अब इसमें ना ज़्यादा परेशान होने वाला बात नहीं, सब बहुत आसान सा चीज़ है। तो अब कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है? 2.8 ग्राम प्लस 2.19 ग्राम। अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.99 ग्राम। क्या सही है? हम ये देखेंगे कि अभिकारक का द्रव्यमान था 5 ग्राम और उत्पाद का द्रव्यमान है 4.99 ग्राम। सही है ना? यानी कि 0.01 से इधर उधर हिल गया। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि 0.01 से जो अंतर कितना का आया, देखो अंतर, किसका अंतर निकाल रहे हैं हम लोग? किसका अंतर निकाल रहे हैं? हाँ, अभिकारक माइनस उत्पाद, दोनों के द्रव्यमानों का अंतर निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर द्रव्यमान का अंतर 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि देखिए अभिकारक का जो भार था, उत्पाद का जो द्रव्यमान था, दोनों क्या हो गया? बराबर। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अभिकारक का द्रव्यमान 5 ग्राम, उत्पाद का कितना आ गया? 4.99 ग्राम और घट के रिजल्ट आ गया 0.01 ग्राम। तो जो अभिकारक रहा उसको बंद कर दोगे बाबू गेट को, उसको, इसलिए कि रिकॉर्ड में ना वो साफ नहीं आएगा फिर वीडियो। आराम से लॉक कर दो ऊपर से भी। चलिए ठीक। तो हम ये देखेंगे कि अभिकारक का 5 ग्राम था तो उत्पाद का कितना मिला? 4.99 ग्राम मिला और रिजल्ट के रूप में क्या बचा? 0.01 ग्राम। हम ये कह सकते हैं कि नाप तौल रहे थे तो 0.01 ग्राम का गलती हो गया हमसे। हो सकता है ना त्रुटि, जिसको ले दे के बराबर लेके चलते हैं, लगभग मान सकते हैं ना बराबर। इस चीज़ को हम लगभग बराबर मान लें तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण पदार्थ की अनश्वरता के नियम का पालन करता है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम यह पदार्थ की अनश्वरता का नियम क्या होता है? पदार्थ की अनश्वरता का नियम यह बताता है कि अभिकारक और उत्पाद, यानी अभिक्रिया से पहले पदार्थ का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा। सही है बात? और अभी हम यहाँ पर देखा कि अभिक्रिया से पहले 5 ग्राम था और अभिक्रिया के बाद 4.99 ग्राम हुआ, तो त्रुटि निकल कर कितना आया? 0.01 ग्राम का। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि 0.01 ग्राम का ये जो त्रुटि दिख रहा है, ये मेरे कैलकुलेशन मेथड में कुछ गड़बड़ी से हो सकता है। जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तब गड़बड़ी निकल सकता है। तो इस त्रुटि को लगभग निरपेक्ष मान लिया जाता है, ना के बराबर मान लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर है। अब इतना सा अंतर को लेकर क्या करेंगे? बोलेंगे कि नहीं ये अनश्वरता के नियम का पालन नहीं करता। नहीं भाई, करता है। कैलकुलेशन में हो सकता है, थोड़ा सा तौलने में गलती हो सकता है, कैलकुलेशन में 5 ग्राम के बदले 4.5 ग्राम ऐसे हो सकता है ना, 4.98। तो इस वजह से इसको ले लिया गया। कोई तकलीफ? अब इस पर डिपेंड करके तुम्हारे पास 5 गो सवाल आ जाए, कोई तकलीफ होगा? नहीं ना। अभी यही प्रश्न को हम उल्टा करके तुमको दे देंगे, टेस्ट में ही दे देंगे। सपोज कि हम तुमको बोलेंगे कि आप बताएं क्या ये समीकरण CaO + CO2 एरो CO3 25 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड 15 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 मिलकर के 40 ग्राम CaCO3 बनाता है, क्या यह पदार्थ की अनश्वरता का नियम का पालन कर रहा है? तुम बोलोगे सर देखिए, पदार्थ की अनश्वरता का नियम का पालन तभी होगा जब अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किताबी भाषा कैसा है। एक बात तो तय है, रट्टू तोता का कोई मोल नहीं है। तुम बस इसको समझ लो, ऐसे ही समझ रहे हो ना। अभिक्रिया, तीर का निशान से अभिक्रिया डिफाइंड होता है बनने के बाद, तो तीर के निशान के बाईं ओर क्या कहलाएंगे? अभिकारक। तीर के निशान के दाईं ओर क्या कहलाएंगे? उत्पाद। तो इधर आओगे अभिकारक, तो अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा, इसको जोड़ लो, 40 हो रहा है। उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो कितना हो रहा है? 40 बराबर है। अतः यह पदार्थ की अनश्वरता के नियम का अनुपालन करते हैं। बात समझ में आ गया? फटाक से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तेजी में इसको नोट कर, सॉरी सब क्यों नोट करोगे? जिनका हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ो बाबू, आराम से समझ करके पढ़ो, सिर्फ पढ़ो नहीं, समझ करके।
5.32 ग्राम कॉपर की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने से प्राप्त नाइट्रेट को गर्म करने पर 5.4 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल, बस रुक जाइए यहीं पर। एक प्रयोग में 4.32 ग्राम कॉपर है, उसकी अभिक्रिया किसी से भी करा दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बना है कॉपर का ऑक्साइड। बाबू एक मिनट सुनो, यहाँ कॉपर का पहले वजन कितना बताया गया, 4.32 ग्राम, उसको किसी नाइट्रेट से अभिक्रिया कराया गया है, कॉपर नाइट्रेट बना, कॉपर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराया गया, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराया गया, और जो भी चीज़ बना, हाँ, तो बनना फाइनल में क्या बना है, गर्म करने पर 5.4 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर था, ध्यान से देखो क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है उस प्रश्न से, ध्यान से देखते हैं। तो पहले था कॉपर, है ना बाबू, और वो कॉपर की मात्रा कितनी थी, 4.32 ग्राम, इतना कॉपर था। इसको नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराया गया तो कॉपर नाइट्रेट बना, फिर उसको गर्म किया गया तो कॉपर ऑक्साइड मिला, और उस फाइनल चीज़ जो मिलता है वही ना उत्पाद होगा। तो फाइनल आपको क्या मिला, कॉपर के ऑक्साइड, तो बात उसकी होगी। तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर से हमको प्राप्त हुआ कॉपर का ऑक्साइड, और इसका कितना है ग्राम, 5.4 ग्राम। देखो आगे प्रश्न क्या मांग रहा है उस पर अभी मत जाओ, अभी बस इतना सा चीज़ को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कॉपर का द्रव्यमान 4.32, लेकिन कॉपर के ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या हो गया, 5.4। ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, कह सकते हैं बाबू, ऑक्साइड का मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हम लोग कॉपर के ऑक्साइड में से घटा दें कॉपर के द्रव्यमान को, इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है बात। कॉपर के ऑक्साइड यानी इसमें कॉपर भी है और ऑक्सीजन भी है, इन दोनों का वजन कितना है, 5.4 ग्राम। दोनों के वजन में से यानी 5.4 ग्राम में से अगर केवल हम कॉपर का वजन घटा दें 4.32 ग्राम, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो किसका द्रव्यमान होगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा। समझ में आ रहा है बात। कॉपर के ऑक्साइड का द्रव्यमान 5.4 ग्राम है, कॉपर का द्रव्यमान 4.32 ग्राम है, तो दूसरा कौन है जो बचा हुआ है इस पूरे सब्जेक्ट में, ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है हम ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो ये जो घट के निकलेगा, 10 में से 2 गया 8, ये 0, बस 5 में 4 गया 1.08 ग्राम। ये किसका द्रव्यमान निकला, ये निकल गया ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। समझ में आया ये बात, क्या किया गया अभी यहाँ पर। कॉपर है, वजन है 4.32 ग्राम, किसी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराया गया, कॉपर नाइट्रेट बना, फिर उसको गर्म किया गया, गर्म करने के बाद कॉपर के ऑक्साइड प्राप्त हो गए, कितने, 5.4 ग्राम। तो कॉपर के ऑक्साइड है, तो कॉपर फाइनल चीज़ तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिला। इस कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को घटा देंगे तो ऑक्सीजन बचेगा, बस वही ऑक्सीजन को निकाल दिया द्रव्यमान, ठीक है। आगे एक अन्य प्रयोग में 2.30 ग्राम, क्या बोल रहा है, 2.30 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा अवकरण करने पर 1.84 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। अब दूसरा प्रयोग है, अच्छा तो ये 2 भाग में हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रथम, फर्स्ट, है ना। पहले ये वाला था, अब दूसरा वाला शुरू होगा। अब दूसरे वाला का केस क्या है ये देखो, तो दूसरे वाले में कह रहा है कि कॉपर का ऑक्साइड दिया गया है ना, कॉपर के ऑक्साइड, इसका वजन कितना दे रहा है बाबू, 2.30 ग्राम, सही है। और इसके बाद इसके साथ अवकरण होता है। अवकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए, उसको हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। आप क्लास 10 में जाएंगे तो पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो कॉपर के ऑक्साइड 2.30 ग्राम, और इससे क्या बन गया है भाई, कॉपर। कॉपर कितना मिला बाबू अवकरण होने के बाद, 4 ग्राम, सही हो गया। अब क्या हम यहाँ से ऑक्सीजन बता सकते हैं कितना होगा, क्या जी, भाई कॉपर के ऑक्साइड है, उसमें से कॉपर घटा देंगे तो मिल जाएगा ना ऑक्सीजन का। तो निकलो फिर से ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। इस कॉपर ऑक्साइड 2.30 ग्राम में से कॉपर का वैल्यू घटा दीजिए तो बचेगा कौन, ऑक्सीजन बचेगा।
10 में से 4 गया 6, 2 में से 8 नहीं जाएगा 4। सही है क्या? इसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है कि बताएं कि ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं कि नहीं। देखो स्थिर अनुपात का नियम, तो अब हमको चेक करना है किसका नियम भाई? स्थिर अनुपात का नियम। देखो नियम तो सभी को याद होता है, समझ रहे हो ना, लेकिन क्या हम उस नियम से कुछ फ़ायदा उठा पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये अलग मसला है ना। चलो समझा जाए इसको। ये वाला लाइन पहले समझ में आ गया, पहला वाला प्रयोग। कॉपर दिया हुआ है, कॉपर का ऑक्साइड दिया हुआ है वज़न, तो कॉपर के ऑक्साइड में से कॉपर घटाएंगे तो किसका वज़न निकल जाएगा? ऑक्सीजन का। दूसरे वाले में कॉपर का ऑक्साइड पहले दे दिया गया है, फिर अवकरण की क्रिया कराई गई, हम लिख देंगे परिभाषा, अवकरण का भी लिख देंगे। तो कॉपर का ऑक्साइड दे दिया गया पहले, फिर कॉपर का दे दिया गया, तो यहाँ से भी हम ऑक्सीजन का निकाल दिया। दोनों ही, चाहे वो पहला वाला अभिक्रिया हो चाहे वो दूसरा वाला, दोनों में कॉपर और ऑक्सीजन की बात हो रही है। सही है ना, एक प्रयोग में। तो अब देखो पहले वाला में स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है कि किसी भी अभिक्रिया में उसके जो घटक हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा एक समान रहता है, बदलता नहीं है। घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। तो पहले वाले अभिक्रिया में घटक कौन कौन से हो गए? कॉपर और ऑक्सीजन, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। दूसरे वाले में घटक कौन हो गए? वही है कॉपर और ऑक्सीजन, तो इसका भी अनुपात निकालेंगे। बस समझ में आ रहा है ना। और ये देखेंगे क्या ये बराबर आता है कि नहीं आता। अगर आ गया तो हम बोलेंगे हाँ ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। अब देखो नियम का पालन कैसे होता है। पहले वाले में कॉपर की मात्रा, पहले वाले के लिए कॉपर की मात्रा अब बटे ऑक्सीजन की मात्रा। अब देखो कॉपर की मात्रा पहले वाले में कितना है? 4.32 ग्राम, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी निकल कर आई थी? 1.08 ग्राम। ये हो गया पहला। दूसरे वाले में कॉपर की मात्रा कितनी है? कॉपर की मात्रा बटे ऑक्सीजन की मात्रा। हाँ तो कितनी है भाई दूसरे वाले में? 1.84 ग्राम, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी निकल कर आई थी? 0.46 ग्राम। हल किया जाए, भाग दे दो और चेक करो कितना आता है। बना के देख लीजिए कितना आया है। कोई किया उसको हल? कितना है बाबू? 4/1। इसका लगभग चेक कर लेते हैं यार, ऐसे में तकलीफ लगेगा नहीं। 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, सीधे 4 बार में कट जा रहा है। इसको भी अगर चेक करो तो 4 6 24, 4 6 16, 2 18, 4 एकम 4, ये भी 4 बार में कट गया। 4 1 4 1। अनुपात जो है वो हमेशा, यही है स्थिर अनुपात का नियम कि रासायनिक अभिक्रिया में जो उसके घटक हैं कौन कौन से, यहाँ पर कौन कौन घटक हैं? कॉपर और ऑक्सीजन। यहाँ कौन घटक हैं? कॉपर और ऑक्सीजन। इनका अनुपात हमेशा, किस चीज़ का अनुपात? द्रव्यमानों का। इनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा आपको स्थिर मिलेगा। तकलीफ नहीं है ना। यह है स्थिर अनुपात के नियम की जांच। ये है स्थिर अनुपात के नियम की जांच। चलें आप इसको नोट कर लें जिनका नहीं है एप्लीकेशन से जुड़े हुए ना। प्रश्न संख्या 3। अब आ गया मोल वाला प्रश्न, जिसको कल हम लोग अटके थे ना, जिसको हम बोल दिए थे कि ये जब तक आप मोल नहीं देखेंगे वीडियो तब तक ये काम नहीं करेगा। तो अब इस उम्मीद में कि आप लोग वीडियो देख चुके हैं, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। देखो जैसा कि यह अफवाह उड़ चुका है कि तुम लोग जो है वीडियो देख चुके हो, तो हम सीधा सीधा छलांग लगाते हैं कि 1 मोल अगर हम सोडियम लिख दें, 1 मोल Na सोडियम, इसका मतलब कितना सोडियम के बारे में बात हो रहा होगा? 23 ग्राम सोडियम। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम बोलेंगे 1 मोल ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब होगा? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो बराबर हो जाएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन। कुछ समझ में आ रहा है?
इसको हम बोल सकते हैं, अगर हम बोलेंगे 1 मोल क्लोरीन, इसका मतलब हम कितना क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं? 35.5 ग्राम क्लोरीन। 1 मोल का मतलब यही समझ में आ रहा है फिलहाल कि 1 मोल से हम उस परमाणु के द्रव्यमान को बता रहे हैं। सही है ना बाबू? जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है ना। तो तुम देख सकते हो कि ऑक्सीजन का 16 बता रहे हैं 1 मोल में। सही है ना? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बाबू, उल्टा करके हम देखो, इन्हीं चीज़ों को हम उल्टा करके बोल सकते हैं कि 23 ग्राम सोडियम कितना कहलाएगा बाबू? बोल सकते हैं? सही है ना? और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 23 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल में कितने परमाणु होंगे सोडियम के? 6.02 गुने 10 पर पावर 23 सोडियम के एटम परमाणु होंगे, इतने संख्या में होंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम बोल देंगे, ये वाला सेकंड वाला उठाइए, अगर हम बोलेंगे 16 है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल ऑक्सीजन। देख रहे हैं बाबू? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 6.02 गुने 10 पर पावर 23 इतना सोडियम बोल रहा है, यानी इतना ऑक्सीजन के परमाणु। बात समझ में आ रहा है ना? अगर वीडियो देखे हो तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? तो प्रश्न अगला वाला जो हम लोगों के पास आया है वह प्रश्न बिल्कुल मोल से ही जुड़ा हुआ है। वो प्रश्न है, कहाँ गया भाई? हाँ, 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकालें। देखो ध्यान से, 5.75 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे यही बताना है ना। तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम क्यों, 23 ग्राम से जानते हैं, मोलों की संख्या निकालनी है ना। तो सोडियम के मोल का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा ना। तो सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम। तो 23 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होती है? सही है ना? किसी भी तत्व का द्रव्यमान जब हम निकालेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होता है बराबर 1 मोल। समझ में आ गया बात सर? तकलीफ? जैसे क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है? 35.5। हम बोलेंगे ये जो 35.5 ग्राम जो द्रव्यमान है क्लोरीन का, इसमें कितने मोल छुपे हुए होंगे क्लोरीन के? 1। बात समझ में आ रहा है ना? बस यही प्रश्न है। तो अगर 23 ग्राम सोडियम का है तो उसमें मोल की संख्या कितनी होगी? 1 मोल। तो इसलिए अगर हम 1 ग्राम सोडियम का निकालें, 1 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या, उसको क्या बोलेंगे? 1/23 मोल बोलेंगे, एक नियम से। और कितने ग्राम पर चेक करना है? नहीं, 5.75 ग्राम सोडियम के लिए। तो अगर 5.75 ग्राम सोडियम के लिए चेक करना है तो क्या करना होगा? 5.75 से गुना कर देना होगा। जितना आएगा हल करके उतना मोल हो जाएगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं ना बाबू कि 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल, तो 1 ग्राम सोडियम में कितना मोल? तो 1/23 मोल। तो 5.75 ग्राम सोडियम में कितना मोल? तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 कलम का दाम है 100 रुपया, तो बताइए 4 कलम का दाम कितना होगा? 10 रुपया। अरे यार, 1 कलम का दाम कितना है पहले आप वो निकालो। तो क्योंकि 20 कलम का दाम है 100 रुपया, तो 1 कलम का दाम हो जाएगा 100/20, यानी कि 5 रुपया। सही है? तो 4 कलम का दाम कितना? 4 गुने 5, 20 रुपया। तो वही तो हम किया। 23 ग्राम सोडियम का दाम है 1 मोल, यही मतलब हुआ ना। तो 1 का दाम कितना होगा? तो पहले भागा। सही है ना? उसके बाद कितना का निकालना है? तो 5.75 का, तो फिर गुना।
जब अधिक होने लगेगा तो गुना, जब कम होने लगेगा तो भाग। सही है बात। और यही प्रश्न जो 3 नंबर प्रश्न है, इसी पर हम बैठा के 2-4 क्वेश्चन अपने से भी अराइज कर सकते हैं कि आप बताइए 12 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या क्या होगी। अब ये प्रश्न है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या क्या होगी, तो कैसे जाना है, मोल और संख्या के बीच में रिलेशन कैसे बताएंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है। कितना होता है 16। तो हम लिखेंगे चूंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन है बाबू के मोलों की संख्या कितनी होती है, 1 मोल। 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल मिलेंगे, इसलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मिल जाएंगे, 1/16 मोल। इसलिए कितना का निकालना है, 12 ग्राम। इसलिए 12 ग्राम ऑक्सीजन में 1/16 गुने 12 इतना मोल मिलेंगे। इसको आप हल कर लीजिएगा, दशमलव में जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। इतने मोल होंगे। तकलीफ जैसे कि इसको हल करके निकाला जाए, थोड़ा छोटा है तो हम इसको कर सकते हैं। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 0.75 मोल हो गया ना। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, 0.75 मोल होंगे। अब बोलोगे ठीक है इतने मोल होंगे, संख्या में बताइए कितने होंगे। तो भाई हम जानते हैं कि 1 मोल में कितनी होते हैं संख्या, 6.02 गुने 10 पर पावर 23। तो इतना में कितने होंगे, गुना कर दीजिए। जैसे 1 दर्जन में, एग्जाम्पल भी यही दिए हैं हम, 1 दर्जन में 12 केले का एग्जाम्पल हम वहाँ पर दे रहे हैं। तो 12 केले जिसको अगर नहीं मिला तो हम ये वाला लिंक भेजेंगे ना, तो इसके साथ साथ हम वो भी भेज देंगे। जो नहीं देखे हो गधों देख लोगे। इस पर तुम तैयार रहो, सवाल ऐसा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। मोल पर सवाल बहुत आएगा। जाकर के 2 दर्जन केले ले लो, तो जाकर के इतना ले लो, समझ गए ना बात को। अब संख्या के रूप में बोलेंगे तो 2 दर्जन का मतलब कितना हो गया, 24 केले। इतना बोलेंगे 5 मोल, तो इसका क्या मतलब आएगा, 5 मोल का मतलब कितने हो गए। तो इतना को कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। ये समझो 12 रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 दर्जन इज इक्वल टू 12, ऐसे लिखा हुआ हो, संख्या के रूप में है, ये संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, तत्व के 1 मोल के लिए दिए गए तत्वों के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। सोडियम 1 मोल चाहिए सोडियम, तो 1 मोल अगर सोडियम हो तो कितना ग्राम सोडियम के बारे में बात होगा। अगर 1 मोल सोडियम हम बोलें, जैसे 1 मोल ऑक्सीजन बोलेंगे, तो कितना ग्राम ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब 1 मोल ऑक्सीजन बराबर कितना, 16 ग्राम ऑक्सीजन। 1 मोल नाइट्रोजन बराबर कितना, 14 ग्राम नाइट्रोजन, क्योंकि 1 मोल में पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना उसका आणविक या परमाणविक द्रव्यमान होता है, समझे। अगर हम सोडियम के लिए बोलेंगे 1 मोल सोडियम, तो मतलब क्या, 23 ग्राम सोडियम। 1 मोल क्लोरीन मतलब क्या, 35.5 ग्राम क्लोरीन, समझे। तो प्रश्न है, तत्व के 1 मोल के लिए दिए गए तत्वों के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। 1 मोल ढूंढना है, यानी 1 मोल सोडियम में बताइए कितना ग्राम होगा, 23 ग्राम होगा। फिर क्लोरीन है, 1 मोल क्लोरीन में कितना ग्राम होगा, 35.5 ग्राम होगा। फिर कॉपर है, 1 मोल कॉपर में कितना होगा, तो कॉपर का होता है, परमाणु संख्या कितना होता है कॉपर का, 29। हाँ, तो अगर 29 होता है, यहाँ तो लिखा हुआ 63.5 ग्राम, 29 होता है, कॉपर का 29 होता है, तो 63.5 ग्राम होगा, समझ गए। 1 मोल में पदार्थ की मात्रा उतनी ही होती है जितना उसका परमाणविक, अगर वो कोई यौगिक है तो आणविक द्रव्यमान होगा। और परमाणविक द्रव्यमान निकालने हम बता चुके हैं, है ना, आणविक द्रव्यमान सीखे हैं। हाँ, क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में क्या होगा। भाई क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, हाय रे कंफ्यूज इंसान है, 35.5। चलो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, पहले इसको जल्दी से फिनिश करो।
छटपट करती रहे, चैन से बैठे नहीं करे। अभी यही वाला नोट नहीं किया है गधे। ध्यान से, कहीं दीवार को ना ठोक दो, दीवार मेरा टूट जाएगा। बढ़े आगे, ठीक। सवाल है क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का, और अभी तक हम लोग एक परमाणु का नहीं निकाल रहे हैं। 23 ग्राम में, देखो इस चीज़ को थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम इसको। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लो ढंग से, ठीक है ना, इत्मीनान हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू 23 ग्राम सोडियम, तो 23 ग्राम सोडियम को तुम क्या समझ रहे हो? 1 मोल सोडियम। सही बोल रहे हैं बाबू? और इस 23 को हम क्या बोल रहे हैं? इस 23 को हम क्या बोल रहे हैं? सोडियम का परमाण्विक द्रव्यमान। सही बोल रहे हैं? अच्छा, इस 23 को हम लोग बोल रहे हैं सोडियम का परमाण्विक द्रव्यमान। यानी सोडियम में एक परमाणु नहीं होंगे, सोडियम के बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं ना। सोडियम के बहुत सारे परमाणु होंगे, उन सभी परमाणु को जब देखा गया तो उनका द्रव्यमान कितना आया? 23 ग्राम। तो ये जो बहुत सारे परमाणु, तो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे साइंस में, बहुत सारे परमाणु है, सबका द्रव्यमान देखा गया तो कितना आया? 23 ग्राम। ये गलत है बोलना। तो उसके लिए एक एंटिटी बनाई गई जो है मोल। समझ रहे हैं ना? अब इसको देखो कैसे बताया गया। तो सोडियम के कितने परमाणु होंगे जिसका द्रव्यमान 23 आया? बोल सकते हैं ना बाबू? अगर सोडियम के परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है तो सोडियम के कितने परमाणु रहे होंगे? तो वही बताता है 1 मोल। ये बोला कि 23 ग्राम अगर आप सोडियम का बात करें, अगर आप 23 ग्राम सोडियम का बात करेंगे तो आप 1 मोल सोडियम यानी 6.02 गुने 10 पर पावर 23 सोडियम के परमाणु की बात कर रहे हैं आप। समझ रहे हो कितना है ये संख्या में? उसको बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? 602 गुने 10 पर पावर कितना जीरो बैठा देंगे इस पर? 21 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। गिनती भी करने में भारी लग रहा है, नहीं लग रहा? इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हेक्सिलियन। हाँ, ऋतिक एकदम सही बोला, इसको हेक्सिलियन पढ़ा जाता है। आंकड़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतना देखा ही नहीं है कि गिनती करें। अरब, 10 करोड़ नहीं होता, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब ले जा रहे हैं, दुम वगैरह एंड ऑल दैट, पता नहीं कहाँ तक जाते हो लेकर के, है ना? अब उससे ज़्यादा बढ़ गया, देखो कहाँ जा रहा है। इसको हेक्सिलियन फॉर्म बोला जाता है। यानी कि इतना सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 23 ग्राम। अगर हम ऑक्सीजन का 16 ग्राम लिख दें तो इसका क्या मतलब होगा? इतने ऑक्सीजन का परमाणु, उसका द्रव्यमान कितना होगा? 16 ग्राम। अगर हम लिख देंगे क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 होता है, इसका मतलब क्या होगा कि इतना क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान 35.5 है। ना कि अकेला क्लोरीन, ना, क्लोरीन तो एक तत्व है ना। तत्व किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है? देखो कल की क्लास में, तत्व जिसका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणु से हुआ है। तो वो जो एक ही प्रकार के परमाणु हैं वो कितने होंगे? इतने होंगे, तब जाकर के एक क्लोरीन बना। समझ रहे हो ना? तब उसका द्रव्यमान कितना है? 35.5 है। और जो हम लोगों का प्रश्न है वो भी यही कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि आपको बताना है कि क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो अभी जो हम निकाला, ये जो सोडियम का निकाल रहे हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सोडियम के, देखो इस लाइन को हम लिख रहे हैं, सोडियम के
6.02 गुने 10 पर पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 23 ग्राम। कोई दिक्कत है बाबू? बात समझ में आया? इसी को बोला जाएगा कि 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा, तो बोलेंगे 23 ग्राम। और उस 1 मोल को 1 मोल ना बोलते हुए संख्या के रूप में अगर बोलेंगे तब क्या बोलेंगे कि 6.02 गुने 10 पर पावर 23 सोडियम के अगर परमाणु हो तो आप बताइए इसका द्रव्यमान कितना होगा। तुम सीधे बोलोगे 23 ग्राम। लेकिन अगर इन परमाणुओं को कम कर दिया जाए, यानी बोलेगे चलो भाई ये तो तुम इतना सोडियम का निकाले ना, हमको तुम बताओ 1 सोडियम का परमाणु का द्रव्यमान कितना रहा होगा। तो 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। नहीं, 100 कलम का दाम 500 रुपया है, 1 कलम का तुम दाम निकाल कर बताओ, तो 500 में 100 से भाग देते हो, 5 रुपया निकल कर आएगा। तो वही काम कीजिए। यहां हम बोल सकते हैं ना कि सोडियम के, चूंकि सोडियम के इतने परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम है, तो सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 23/6.02 गुने 10 पर पावर 23 ग्राम। और वैज्ञानिक मेथड, साइंटिफिक तरीका है इसको हल करने का, वो तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, सिखाए हैं, बस हो गया, बात खत्म। हाँ, अगर तकलीफ लग रहा है किसी को तो देख लो कैसे हल करेंगे। इस दशमलव को हटाओगे तो नीचे ऊपर में 100 बन जाएगा, और ये वाला 23 को ऊपर लेके चले जाओ पहले, तो यहाँ पर बचेगा केवल 2300/602, और 23 ऊपर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा? -23 ग्राम। माइनस में 23, बहुत छोटा, बहुत कम, बहुत कम, ये नहीं मतलब होगा। अब इसको आप भाग दीजिए 2300 में 602 से 3 बार में, नहीं ज़्यादा हो गया, कितना बार में? 6, ज़्यादा हो जाएगा। 3 ही बार में, 3 ही बार लगेगा। गलत लगा है बाबू, तो कोई टोकोगे नहीं। 3 दूना 6, 0, 3 छके 18, इतना ना होगा। 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 4 और ये कैंसिल, 0.0 है ना। 8 बार में लग सकता है। 8 दूना 16, 8 छके 48, 3.8। यहाँ देखो 3.8 गुने 10 पर पावर -23 ग्राम। ये सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान इतना निकला, तो इतना परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? इतना को इतना से गुना कीजिए, 23 ग्राम आ जाएगा निकल के हाथ में। समझ रहे हो? फिर बोलेगा क्लोरीन के 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालें, तो क्लोरीन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो कैसे निकलेगा। इसको मिटा सकते हैं? रुक जाओ, अभी नोट नहीं करो। क्लोरीन के 1 परमाणु का द्रव्यमान हम बोलेंगे कि क्लोरीन के 6.02 गुने 10 पर पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 ग्राम। इसलिए क्लोरीन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सही बोल रहे हैं? हल करेंगे जैसे अभी हल किया, आंसर आ गया। बस समझ में आ रहा है? मोल बस यही था, समझ में आ रहा है बात? अब इसमें तुम कहीं भी लेके जाओ, जैसे कि पोटेशियम या आर्गन, कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। तो कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 40। अब इस 40 को कैसे बोलेंगे? तो सामान्य बोलचाल में ऐसे बोलते हैं, कैल्शियम का द्रव्यमान 40 ग्राम। पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा 9 क्लास में आओगे तो कैसे बात होने लगेगी। कैल्शियम के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 40 ग्राम बोलेंगे ना। इस 1 मोल को और ओपन करो तो क्या बोलेंगे? कैल्शियम में कुल कितने परमाणु होंगे? 6.02 गुने 10 पर पावर 23, जिसका द्रव्यमान 40 ग्राम। बोल सकते हैं ना? इतने परमाणु का द्रव्यमान कैल्शियम में कितना होगा? 40 ग्राम। इतने परमाणु का द्रव्यमान ऑक्सीजन में कितना होगा? 16 ग्राम। इतने परमाणु का द्रव्यमान लिथियम में कितना होगा? 6। बात समझ में आ रहा है ना? जो द्रव्यमान आप बेसिकली किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, वह द्रव्यमान मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया जाता है कि असल में द्रव्यमान की जानकारी हुई कैसे किसी परमाणु की।
कैसे पढ़ा गया? तो उसके लिए एक वैल्यू माना गया, मोल का कॉन्सेप्ट आया। उस मोल कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के साथ तुमको समझाए हैं और हम बोले थे कि आज हमको ज़्यादा भौंकना नहीं पड़ेगा अगर आप वीडियो देख लें तो जो लोग वीडियो देखें उनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एक दो बार और देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। वो हम लिंक फिर से शेयर कर देंगे, देखना होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना बाबू? कल हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है? इतिहास क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं अभी नहीं बाबू, अभी नहीं लेंगे टेस्ट, अभी हमको हिस्ट्री का पढ़ाना है हमको, इतिहास, ठीक है ना? और ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके न्यूमेरिकल्स को अभी हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसके न्यूमेरिकल्स को और पढ़ा जाएगा। तब तक तुम एक काम करोगे, हम कुछ होमवर्क दे देते हैं जो तुम बना लोगे। इसी बेस पर सभी का एक परमाणु का आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है ना? मिटा देते हैं हम इसको इस तरफ से। होमवर्क ये है कि निम्नलिखित तत्वों के एक परमाणु द्रव्यमान का आकलन करें। पहला होगा लिथियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। हम याद करवा चुके हैं 50 तक शायद, या 30 तक, कहाँ तक? 30 तक याद करवा चुके हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्गन, इसका आप करेंगे, ठीक है? सभी के एक परमाणु के द्रव्यमान का आकलन करेंगे।